नमस्ते, मैं नारायण आप सभी को स्वागत करता हूं वर्ल्ड ऑफ क्राइम स्टोरी के एक नए एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसकी एक कड़ी सुलझती है तो दूसरी उलझ जाती है। सुराग के नाम पर कुछ भी बड़ा नहीं, ना चेहरा, ना शरीर और ना लाश, सिवाय ड्रम में भरी ईंट और कंक्रीट में दबी कुचली टूटी फूटी कुछ हड्डियों के, बदन से सड़कर गल चुके कुछ कपड़ों के, कुछ पुराने नोट के टुकड़े। किसी मर्डर मिस्ट्री में रहस्यों से भरी अगर आपने कोई उपन्यास पढ़ी होगी तो ये अकेला केस ही किसी ग्रंथ से कम नहीं है, जिसके हर पन्ने में एक रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए देश के शेरलॉक होम्स कहे जाने वाले और दर्जनों मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने वाले भी कई बार चकरा गए थे। आखिरकार टूटी हड्डियों से मिले एक अदने से स्क्रू ने पूरी मिस्ट्री की परतें खोलकर रहस्यों को सामने ला रख दिया। असल में ये इंडिया की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री में एक मानी जाती है। इसे इंडिया की सबसे पेचीदा मर्डर मिस्ट्री क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं आज वर्ल्ड ऑफ क्राइम स्टोरी में। केरल के कोची शहर की एक खूबसूरत झील, लेकिन एक दिन यहाँ से बेहद ही बदबू आ रही थी। वो तारीख थी 7 जनवरी साल 2018। झील के पास नीले रंग का एक प्लास्टिक ड्रम था, उसी से एक गंदी बदबू आ रही थी। लेकिन उस ड्रम को देखा गया तो वो पूरी तरह से सीमेंटेड था, पर वहाँ से इंसानी बदबू आ रही थी। वहाँ के मछुआरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उस ड्रम को तुड़वाया तो उसमें से कोई लाश नहीं मिली, लेकिन बदबू लगातार बढ़ती ही गई। यानी ये तो समझ में आ गया इसमें कोई इंसान था, पर कौन, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर तोड़फोड़ की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पता चले कि इस ड्रम में कोई लड़का था या लड़की, आदमी था या औरत, क्योंकि ना सिर था ना पैर। अगर कुछ मिला तो सिर्फ हड्डियों के कुछ ढांचे भी इतने टूटे फूटे थे कि ये जानना मुश्किल था कि ये किसके हैं। फिर कुछ टूटे फूटे जबड़े मिले, कुछ कपड़ों के टुकड़े तो कुछ पुराने नोट। पुलिस ने सब कुछ कब्जे में ले लिया, लेकिन ये समझ में आ गया कि एक ड्रम के जितनी सिमटी हुई कुछ इंसानी हड्डियों मिली। असल में पूरा मामला सागर की गहराई में भी ज़्यादा उलझा हुआ है। अब एक खबर अगले दिन यानी 8 जनवरी 2018 को स्थानीय अखबारों में छपी। एक खबर आई कि पनगद झील के पास एक ड्रम से लाश मिली, लेकिन लाश किसकी है पता नहीं, मरने वाला आदमी है या औरत पता नहीं। फिर जांच शुरू हुई। केस में सिर्फ कंकाल ही थे, सबूत के नाम पर कुछ नहीं। इसलिए साउथ इंडिया के शेरलॉक होम्स कहे जाने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीबी टॉम को जिम्मेदारी दी गई। ये बड़ी से बड़ी उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में माहिर माने जाते थे। अब ड्रम से इंसानी सबूत के नाम पर जो कुछ मिला था उसका 3 दिनों तक पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी भी जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर एनके उमेश को दी गई। अब ये चेक किया गया कि आखिर ड्रम से क्या क्या मिला है। जांच में पता चला कि कुछ इंसानी बाल के टुकड़े, कुछ कपड़ों के टुकड़े, 4 इंडियन करेंसी, एक स्क्रू, एक वॉशर, टूटे हुआ जबड़ा। अब
बाल के छोटे टुकड़े को देखकर एक्सपर्ट ने अंदाज़ा लगाया कि ये कम उम्र में के ही किसी लड़के का या लड़की की लाश हो सकती है। उसकी उम्र 15 से 25 साल के बीच हो सकती है, क्योंकि देखने में हड्डियां भी छोटी लग रही थी। पोस्टमार्टम वाली टीम के किसी एक्सपर्ट ने कहा कि ये लड़की हो सकती है, क्योंकि बाल की लंबाई करीब 50 सेंटीमीटर थी। ये लंबाई औसत लड़कों के बाल से ज़्यादा है। लेकिन फिर ये तय हुआ कि कई लड़के भी लंबे बाल रखते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर ये तय नहीं हो सका कि आखिर ये लड़का या लड़की किसकी लाश है। अभी साइंटिफिक रिपोर्ट आने में कई दिन लगते। इसी बीच ड्रम से मिले इंडियन करेंसी की शेरलॉक होम्स कहे जाने वाले जांच अधिकारी सीबी टॉम ने जांच की। उसमें 500 रुपये के 3 नोट और 100 रुपये का नोट था। लेकिन ये नोट साल 2018 में बंद हो चुके थे, क्योंकि ये नोट 8 नवंबर 2016 को ही नोटबंदी में बंद हो चुके थे। लिहाजा जांच अधिकारी ने ये मान लिया कि जिस किसी की भी ये लाश है, उसकी हत्या कम से कम 2 साल पहले की गई होगी। ये मर्डर भी कम से कम 8 नवंबर 2016 से तो पहले ही होगा। अब सवाल ये था कि 2 साल पुराने गुमशुदा लोगों की जांच की जाए, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था कि कैसे पता करेंगे कि गुमशुदा हुआ कोई लड़के की जांच करें या फिर लड़की की। उसकी उम्र क्या होगी, 15 से 25 साल या फिर उससे भी ज़्यादा, क्योंकि अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस मर्डर मिस्ट्री ने इतना उलझाया कि शेरलॉक होम्स भी कुछ समय के लिए शांत पड़ गए। आखिर करें तो क्या करें। अब कुछ दिन बीते। पोस्टमार्टम की जांच चल रही थी। तीसरा दिन था, यानी 11 जनवरी 2018। उस दिन डॉक्टर NK उमेश को हड्डी के टुकड़ों में एक स्क्रू और वाशर मिला। करीब 6.5 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा स्क्रू था। बारीकी से जांच करने पर यह समझ आया कि उस हड्डी के ढांचे में ये बाई एड्डी वाला हिस्सा है, उसी में ये स्क्रू फिट किया हुआ था। लेकिन उस पर कुछ ऐसा नहीं पड़ने में आ रहा था जिससे कोई सुराग मिल सके। लेकिन ये जानकारी अहम साबित होगी या नहीं, ये सोचते हुए डॉक्टर उमेश ने सीबी टॉम को फ़ोन कर दिया। ये बताया कि मुझे लगता है कि एक सुराग तो मिला है, लेकिन उससे कितनी मदद मिल पाएगी वो समझ नहीं आ रहा। बाईं एड्डी वाली हड्डी में एक स्क्रू मिला है, जिसे कभी फ्रैक्चर होने पर अस्पताल में फिट कराया गया, लेकिन उस पर लिखा हुआ इतना धुंधला हो चुका है कि पढ़ना मुश्किल है। ये सुनते ही सीबी टॉम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे। उस अदन्य से स्क्रू को अपने कब्जे में लिया और सबसे हाई क्वालिटी वाले कैमरे की मदद से उसकी फ़ोटो करानी शुरू की। कई घंटों के मेहनत के बाद एक छोटा लेकिन अहम सुराग मिला। असल में उस स्क्रू के टॉप पर इंग्लिश में कुछ लिखा था। वो शब्द था PITKAR। अब इसके बारे में गूगल पर सर्च किया गया तो पता चला कि ये पुणे की कंपनी है जो पूरे देश में ऐसे स्क्रू की सप्लाई करती है जिसे सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पता करना था कि आखिर इस स्क्रू का इस्तेमाल कोच्चि या एर्नाकुलम जिले के किस अस्पताल में हुआ, किस मरीज के लिए ये इस्तेमाल किया गया होगा। ये बड़ी चुनौती थी। अब ये भी पता नहीं था कि आखिर एक किस साल में लगवाया गया होगा। मतलब कुल मिलाकर सुराग तो मिला,
लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे उस मरने वाले की पहचान मिल पाए। अभी कातिल और कत्ल की वजह का पता लगाना तो बहुत दूर की बात थी। अब ये मानकर कि लाश के साथ मिले पुराने नोट कम से कम नवंबर 2016 से पहले के ही होंगे, इसलिए उस पिटकर कंपनी अधिकारियों से संपर्क कर ये डिटेल मांगी गई कि साल 2016 में ऐसे स्क्रू कितने और कैसे बेचे गए। आगे की पड़ताल में पिटकर कंपनी से बैच का पता चला और जानकारी मिली कि 2016 में कुल 161 स्क्रू सप्लाई किए गए थे। इन 161 में से 155 तो महाराष्ट्र और गुजरात में गए थे, बाकी 6 केरल में सप्लाई हुए थे। अब पूरे केरल में कहाँ कहाँ और किन मरीजों को ये स्क्रू लगाए गए थे, इसकी डिटेल निकाली गई। शिरलॉक होम्स की अनुबाई में 5 से ज़्यादा पुलिस टीमें इसकी जांच में जुट गई। तब जाकर केरल के सभी 6 मरीजों की जानकारी मिल गई। इन मरीजों में 5 मरीज पुलिस को मिल गए, लेकिन 6वें मरीज की जानकारी नहीं मिली। उस मरीज का नाम था शकुंतला, उम्र करीब 60 साल। वो महिला थी, लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच से लगता था कि मरने वाले की उम्र तो 15 से 25 साल होगी, इसलिए उम्मीद कम लग रही थी। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, लिहाजा पुलिस की जांच इसी दिशा में आगे बढ़ी। अब जिस अस्पताल में मरीज शकुंतला की बाई हड्डी के स्क्रू फिट किया गया था, वहां जाकर जांच की गई। उस मरीज को किसने भर्ती कराया गया था, उसका नाम निकाला गया। तब अश्वती का नाम मिला। रिश्ते में ये शकुंतला की बेटी लगती थी। अब पुलिस उस अश्वती के पास पहुंची। पूछा गया कि शकुंतला कौन है और अब कहाँ है। जवाब मिला कि कई साल से वो उनके संपर्क में नहीं है। पुलिस ने सवाल पूछा कि आखिर कब से, मतलब कितने साल से। अश्वती ने बताया कि आखिरी बार उसकी मुलाकात 19 सितंबर 2016 को हुई थी। उसके कुछ दिन बाद वो शकुंतला यानी अपनी मां से मिलने गई तो वो दिल्ली जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। अब लगता है कि वो कहीं गायब है। इस बारे में पुलिस ने सवाल पूछा कि आखिर उनकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई। तब उसने बताया कि मेरी और मां के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि वो सच में कहीं चली गई, लिहाजा पुलिस में कोई शिकायत नहीं की। अब पुलिस को काफ़ी हद तक लग गया कि उस नीले ड्रम में जिसकी लाश भी थी वो शकुंतला की हो सकती है, लेकिन अभी भी पुख्ता सबूत नहीं मिला था। अब पुलिस ने लेफ्ट एंकल में लगी स्क्रू के बारे में जानकारी मांगी तो पता चला कि 1 सितंबर 2016 को किसी ट्रक वाले ने उसकी मां शकुंतला की स्कूटी में टक्कर मार दी थी, जिससे वो काफ़ी चोटिल हो गई थी। उनका बायां पैर फ्रैक्चर हो गया था। उसी के इलाज के दौरान अस्पताल में बाईं हड्डी में स्क्रू फिट किया गया था। ये सब कुछ कोच्चि के वीकेएम अस्पताल में हुआ था, क्योंकि उसी अस्पताल में शकुंतला और उसकी बेटी अश्वती की डिटेल मिली थी, इसीलिए काफ़ी हद तक ये समझ आ गया मरने वाली शकुंतला ही है। लेकिन फिर भी सबूत के तौर पर बेटी अश्वती का डीएनए सैंपल लेकर जांच कराने के लिए भेज दिया गया। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर ये शकुंतला है तो उनका मर्डर क्यों किया गया, किसने मर्डर किया और उसके पीछे की वजह क्या है। सवाल ये भी था कि बेटी और माँ में ऐसा क्या रिश्ता था कि उससे 2 साल में कभी कोई चिंता ही नहीं हुई। लिहाजा पुलिस ने अश्वती की पूरी डिटेल निकालनी शुरू की।
इसके साथ ही शकुंतला का बैकग्राउंड भी खंगाला गया। इसमें भी पूरी कहानी उलझी हुई मिली, लेकिन जब उसे सुलझाया गया तब मर्डर, कातिल और कत्ल सबकी वजह सामने आई। पहले पुलिस ने अश्वथी की डिटेल निकाली तो पता चला कि वो सूधी नाम के एक लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन शकुंतला इस रिश्ते के काफ़ी खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि बेटी अश्वथी उस लड़के से शादी करे। इस वजह से कई साल पहले अश्वथी अपने प्रेमी सूधी के साथ घर छोड़कर चली गई। कई सालों तक वो संपर्क में नहीं रही। उस शादी से अश्वथी के 2 बच्चे भी हुए। इधर शकुंतला ने लॉटरी खरीदने बेचने का धंधा शुरू कर लिया था। वो स्कूटी से आती जाती थी। साल 2015 की ही बात है जब अश्वथी को सूधी के बीच रिश्ते खराब हो गए और दोनों में तलाक हो गया। इसके बाद अश्वथी साल 2016 के शुरुआती महीने में ही अपने दोनों बच्चों को लेकर मां शकुंतला के पास आ गई। कोची के उसी इलाके में मां और बेटी साथ रहने लगी। उसी समय अश्वथी की मुलाकात टीएम सजित से हुई। सजित एसपीसीए में कार्यरत था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। सजित कई बार अश्वथी के साथ ही उसकी मां वाले मकान में ही रहता था। इस तरह अश्वथी को उसके दोनों बेसहारा बच्चों के लिए भी सहारा मिल गया था। लेकिन अश्वथी की मां शकुंतला को ये सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अब पुलिस ने अश्वथी से पूछा कि सजित कहाँ है। तब इस पूरी जांच में एक और बड़ा चौंकाने वाली बात सामने आती है। अश्वथी ने बताया कि इसी साल 2018 में 9 जनवरी को ही सजित की अचानक मौत हो गई। उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था। ये वही तारीख थी जिस दिन स्थानीय अखबारों में झील का किनारे नीले ड्रम में लाश मिलने की खबरें छपी थी। अब जांच अधिकारियों को ये अजीब इत्तेफाक वाकई चौंकाने वाला लगा। पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि उसी दिन साजिद की मौत हो गई। इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने उस अस्पताल में लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पड़ताल की। तब पता चला कि वाकई अटैक आने से मौत हुई थी, लेकिन ये इत्तेफाक बेहद अजीब था। लिहाजा पुलिस ने अब सजिद का बैकग्राउंड तलाशने लगी। अब सजिद की जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि सागिर नाम की लड़की से उसने पहले ही शादी की थी। उसका एक बच्चा भी था। अश्वथी से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। पुलिस ने सजिद के कुछ दोस्तों से पूछताछ की तो ये भी पता चला कि उससे शकुंतला काफ़ी नाराज़ रहती थी। इसके बाद पुलिस ने सजिद की पत्नी से पूछताछ की। उसमें पता चला कि हाँ, ये बात सच है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। फिर पुलिस ने अश्वथी से जानकारी जुटाई कि आखिरी बार जब शकुंतला गायब हुई थी तब क्या हुआ था। अश्वथी ने बताया कि मां के पैर का ऑपरेशन कराने के लिए 1 सितंबर 2016 को अस्पताल में भर्ती हुए थे। स्क्रू लगाए जाने के बाद प्लास्टर लगाकर अस्पताल से 15 सितंबर को छुट्टी हुई थी। उसी दिन घर आ गए थे, लेकिन उसके 4 दिन बाद ही 19 सितंबर 2016 को शकुंतला को चिकन पॉक्स हो गया। दूसरे भी कई इन्फेक्शन हो गए थे, इसलिए बच्चों और मुझे ना कोई इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए अश्वथी अपने दोनों बच्चों को लेकर मां शकुंतला से अलग होकर दूसरे लॉज में कुछ दिनों के लिए चली गई थी। इसके बाद 26 सितंबर 2016 को जब वो मां के पास पहुंची तो साजिद मिला। उसने बताया कि तुम्हारी मां मिशनरी की नर्सों के साथ दिल्ली चली गई है, इसलिए मुझे लगा कि उनसे मेरी नाराज़गी रहती थी। वो खुद ही चली गई तो कोई बात नहीं, फिर मैंने कभी संपर्क नहीं किया। अब पुलिस 19 से 26 सितंबर 2016 के बीच वो नीला ड्रम कहाँ से खरीदा गया था, किसने खरीदा था, ये सब कुछ जांच करने लगी। सजिद के कुछ दोस्तों के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने सजिद के करीबी दोस्त सुरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब जाकर मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ पाया। सुरेश ने पुलिस को बताया कि असल में जिसकी लाश मिली है वो शकुंतला की है। उनकी हत्या सजिद ने ही की थी। हत्या करने के पीछे की वजह भी उसने बताई। पता चला कि शकुंतला को पता चल गया था कि सजिद पहले से शादीशुदा है और मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। इस बारे में वो बार बार धमकी देती थी कि इस बारे में वो बेटी को पूरी बात बता देगी।
19 सितंबर 2016 को जब अश्वती घर से बाहर दूसरे लॉज में चली गई, उसी के बाद साजिद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। बाकायदा इसके लिए उसने एक दोस्त के जरिए प्लास्टिक वाला ड्रम खरीदा। 19 से 25 सितंबर 2016 के बीच में ही शकुंतला की हत्या की और फिर उनकी लाश को ड्रम में डालकर उसमें पहले गोबर और दूसरी चीज़ें भरी। इसके बाद उसमें कंक्रीट और ईंट डालकर सीमेंट डाल दिया, जिससे लाश का पता ही नहीं चले। इसके बाद ऑटो रिक्शे में उस ड्रम को लाद कर उसी झील में फेंक आया था। जिस ऑटो से लाश से भरे ड्रम को ले जाया गया था वो सुरेश का ही था। अब वही ड्रम कुछ महीने बाद ही उस झील के एक छोर पर पहुंच गया था, जिसे वहां के मछुआरे ने भी देखा था, लेकिन बदबू नहीं आने से कभी ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन 2 साल बाद उस एरिया में काफ़ी बदबू आने लगी, तब पुलिस को जानकारी मिली थी। इस तरह मर्डर के करीब 2 साल बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ, लेकिन ये खुलासा अधूरा ही था, क्योंकि जिस पर हत्या का आरोप लगा उसकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस ने शकुंतला का बैकग्राउंड निकाला तो वो भी उलझा हुआ मिला। असल में शकुंतला के कौन माता पिता थे उसकी कभी कोई जानकारी नहीं मिली थी। जब वो 6 महीने की थी तब एक तालाब के किनारे लावारिस हालत में मिली थी। उसे 3 लड़कियों की माँ सरस्वती ने पाला था। बड़े ही होने पर शकुंतला की शादी एक राजनीति पार्टी के कार्यकर्ता दामोदरन से हुई थी। इस शादी के बाद शकुंतला को एक बेटा अनूप और बेटी अश्वती हुई थी। पति दामोदरन को एक पॉलिटिकल मर्डर केस में उम्र कैद की सज़ा हो गई थी। उसके बाद साल 2012 में बेटे अनूप ने सुसाइड कर लिया था। तब से शकुंतला अपनी बेटी अश्वती के साथ ही रहने लगी थी, लेकिन बाद में अश्वती भी प्रेमी सुधी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। फिर 2016 में तलाक के बाद ही अश्वती अपनी मां शकुंतला के साथ रहने आई, लेकिन 26 सितंबर 2016 को शकुंतला भी अचानक गायब हो गई और ख़राब रिश्तों की वजह से अश्वती ने कभी पुलिस में शिकायत नहीं की। यहाँ हैरानी वाली बात थी कि आखिर अश्वती ने दूसरे प्रेमी साजिद से कभी मां को लेकर ज़्यादा सवाल क्यों नहीं पूछे। इस पर वो कहते हैं कि मुझे लगता था कि साजिद मेरे पहले पति के दोनों बच्चों की देखरेख भी करता है और मुझे भी मदद करता है, और माँ तो नाराज़ रहती थी, इसलिए साजिद से कभी ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। लेकिन उसका यही सवाल नहीं पूछना 2 सालों तक जिस माँ को जिंदा समझती रही, असल में वो मुर्दा थी। ऐसी मुर्दा जिसकी चिता को भी वो आग नहीं दे सकी, ना कभी समझ सकी कि जिसके साथ वो 2 साल से रह रही है असल में वही उसकी माँ का कातिल था। लेकिन जब माँ के कातिल का पता चला तो उससे पहले ही साजिद भी मर चुका था। अब पुलिस का मानना है कि किसी केमिकल के ज़्यादा सेवन से साजिद को सर्विकल अटैक आया और मौत हो गई। आज की कहानी में बस इतना ही। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।